नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 9 में हम एंटर कर गए, जो विटनेस के बारे में बात करता है। और आज मैं आपको एक लिस्ट दिखाने वाला हूं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाने वाला हूं। एटलीस्ट 28 नाम होंगे उस लिस्ट में। और ये वो नाम हैं, जब आप या तो एग्जाम में बैठेंगे, बुक पढ़ेंगे, प्रैक्टिस में जाएंगे, तो ये नाम विटनेस के साथ में कनेक्टेड दिखेंगे आपको। अगर मैं ये कहूं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटनेसेस, एक विटनेस कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। बट मैं ऐसा कहना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि देखिए, विटनेस कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिनके आधार पर आप विटनेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। बट मैं ये ज्यादा बेटर समझूंगा कहना कि किसी विटनेस को किस किस नाम से पुकारा जा सकता है, किस किस नाम से बोला जा सकता है। अच्छा, ये नाम देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, जब जब आप विटनेस की बात करेंगे, तो सबसे पहला काम तो जज साहब को, कोर्ट को ये चेक करना होगा कि क्या ये पर्सन जो मेरे सामने आया है, ये कंपिटेंट विटनेस है, सक्षम साक्षी, सक्षम गवाह है क्या। अगर ये व्यक्ति पाया जाता है कि हाँ सक्षम गवाह है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसकी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड किया जाता है। और जब इसकी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड किया जाता है, देन उसके बाद इसकी टेस्टिमनी को पढ़ने के बाद, इस विटनेस के हाव भाव देखने के बाद, डिमीनियर देखने के बाद, मैजिस्ट्रेट साहब को यह डिसाइड करना है कि क्या ये विटनेस ट्रस्टवर्दी है या नहीं, इस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जो कुछ इसने बताया उस पर रिलाय किया जाए या ना किया जाए, विश्वास किया जाए या ना किया जाए, ये सोचना होता है। और जब ये हो गया कि ठीक है, इस विटनेस की, ये विटनेस कंपिटेंट भी था, ये विटनेस ट्रस्टवर्दी भी है, इसकी बात पर रिलाय भी किया जा सकता है, देन मैजिस्ट्रेट साहब को देखना होता है या कोर्ट को देखना होता है, क्या इसकी एविडेंस सफिशिएंट है, sufficient to prove a fact beyond reasonable doubt. It means उसका हम क्वालिटी देखते हैं कि इसकी जो एविडेंस थी, क्या वो सफिशिएंट थी किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तक की है या प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी वाली है। तो इस तरीके से किसी भी विटनेस की टेस्टिमनी के थ्रू किसी फैक्ट को चेक किया जाता है कि वो प्रूव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन यहां पर दो वर्ड्स और साथ में कनेक्टेड होते हैं कि किसी विटनेस को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, परीक्षा और पुनः परीक्षा और प्रति परीक्षा, इसके दौरान कोई क्वेश्चन उसको पूछा गया, तो क्या उसका आंसर देने के लिए किसी विटनेस को बाध्य किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है क्या? कुछ विटनेसेस को कंपेल किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कि कंपेल तो नहीं किया जा सकता किसी विटनेस को। कंपेल से आप समझ रहे हैं, देखिए, वर्ड्स पर आपको बहुत ही फोकस करना है दोस्तों। अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और दूसरे लोगों से आप आगे जाना चाहते हैं, तो लॉ में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, उस पर आपका फोकस जाना चाहिए और उसका नेचर समझने की कोशिश करिए आप। कंपेल का मतलब आप देख पा रहे हैं कि नेचर समझ रहे होंगे, कंपेल का मतलब कहीं इसमें फोर्स इन्वॉल्व है, कि उसको प्रेशराइज किया जाना है, उसको बाध्य किया जाना है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसका आंसर दीजिए। तो उसको कहते हैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रेशर है। लेकिन लॉ में लिखा है कि कुछ विटनेसेस ऐसे हैं जिनको आप कंपेल नहीं कर सकते। तो क्या आप इसका उल्टा नहीं सोचेंगे, चलो कि हमने तो कंपेल नहीं किया, जज साहब ने तो कंपेल नहीं किया आंसर देने के लिए, बट अपनी मर्जी से चाहता है वो व्यक्ति कि नहीं, मैं तो बताना चाहता हूं। कंपेल तो नहीं कर रहे उसको। लॉ कहता है कि हम उसे कंपेल नहीं कर सकते, और कंपेल हमने किया नहीं है उसको, बट वो अपनी मर्जी से, अपनी विल से बताना चाहता है, कोई फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहता है। तो नेक्स्ट बात आती है, क्या ऐसा फैक्ट डिस्क्लोज करने के लिए उसे परमिट किया जा सकता है? परमिट किया जा सकता है उसको। ये इतनी सारी बातें हैं, कंपिटेंसी,
ट्रस्टवर्दी, रिलायबिलिटी, सफिशिएंसी, कंपेलिबिलिटी एंड परमिट किया जाए। ये हर एक विटनेस के साथ में कनेक्टेड होती है और अलग अलग विटनेस के लिए अलग अलग होती है। तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि विटनेस एक्चुअल में होते कितने तरीके के, क्या क्या नाम इन विटनेसेस को दिए गए और उस पर्टिकुलर विटनेस की कंपिटेंसी अलग तरीके से डिसाइड होगी, ट्रस्टवर्दी उसे देखा जाएगा अलग तरीके से, उसकी रिलायबिलिटी अलग तरीके से, उसको कंपेल किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग, या उसको फिर परमिट किया जा सकता है किसी फैक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए या नहीं किया जा सकता। ये पता चलेगा कि वो विटनेस कैसा है। तो आज मैं उन सारे विटनेसेस की लिस्ट दिखाऊंगा दोस्तों जो आपको किसी भी लॉ में देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो मैंने एग्जॉस्टिव कर दिया, लेकिन मैंने इतना लिखने की कोशिश की है कि शायद ही कोई नाम छुटा होगा। बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, और आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। देखिए, लाइक कर दिया करो यार, हाइप कर दिया करो, छोटा मोटा कोई कमेंट करके बताया करो, और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो। 28 लोगों की लिस्ट आप लेकर आया हूं। सबसे पहली बात, जो कॉमन बात है, सबसे पहली बात, दो टाइप के विटनेस मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। पहला विटनेस कंपीटेंट विटनेस और दूसरा है इनकम्पीटेंट विटनेस। कहें तो सक्षम गवाह और असक्षम गवाह कहां देखने को मिलेंगे कानून में। जब आप सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें एक पहला पार्ट है और एक दूसरा पार्ट है जो अनलेस के साथ लिखा हुआ है। तो पहला पार्ट बात करता है कंपीटेंसी ऑफ विटनेस की, गवाह सक्षम होगा या नहीं होगा, वो पहले पार्ट में है, जो पहले सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। और पहले पार्ट में लिखा गया है कि पहले पार्ट में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो वो कंपीटेंट विटनेस होगा, और इनकम्पिटेंट कौन होगा, जो दूसरे पार्ट में फॉल कर जाएगा 124 के, जो अनलेस के बाद लिखा हुआ है, वो व्यक्ति इनकम्पिटेंट विटनेस, असक्षम गवाह होगा। अभी थोड़ी देर में आपको ये दोनों तो मैं बड़ी डिटेल में समझाने वाला हूं, बाकियों को भी समझाने की कोशिश करूंगा, बट पहले एक बारी आज की वीडियो में मैं आपको नाम दिखा देता हूं। आपको वीडियो में लास्ट तक रुकना है अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपीटेंट विटनेस है और इनकम्पिटेंट विटनेस कौन होते हैं। इतने गजब तरीके से वीडियो मैंने तैयार करी है आप लोगों के लिए कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो एक नंबर दे दिया मैंने कंपीटेंट को एंड 2 नंबर दे दिया मैंने इनकम्पिटेंट विटनेस को। नंबर 3, प्रोसिक्यूशन विटनेस। जब क्रिमिनल केस होता है तो उसमें फर्स्ट पार्टी प्रोसिक्यूशन होती है, और जिन विटनेसेस को वो अपने केस को प्रूव करने के लिए बुलाती है कोर्ट के सामने, उन सब विटनेसेस को कहा जाता है कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं, अभियोजन पक्ष के विटनेस हैं, अभियोजन पक्ष के विटनेस है। नंबर 2, डिफेंस विटनेस, जो दूसरी पार्टी है, जो डिफेंडेंट है या एक्यूज है क्रिमिनल केसेस में, उसको भी मौका दिया जाता है कि आप भी अपने विटनेसेस ले आइए अपने फैक्ट्स प्रूव करने के लिए, अपने वर्जन को प्रूव करने के लिए, या उनके वर्जन को डिस्प्रूव करने के लिए। तो उनको कहा जाता है वो डिफेंस विटनेसेस है। तीसरा, डीफ एंड डम विटनेस। डीफ एंड डम का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अनेबल टू कम्युनिकेट है, जो अपनी बात को नहीं समझा सकता है केवल बोलकर, वो व्यक्ति हु इज अनेबल टू स्पीक, जो मुंह से बोल नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को ही डम विटनेस आप बोलें। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, मैं जरूर बताऊंगा जब आएगी बारी सेक्शन 125 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर पढ़ना चाहते हैं आप डम विटनेस, यानी या तो डीफ एंड डम विटनेस आए आपके एग्जाम में, या विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट, असक्षम है अपनी बात को आगे तक पहुंचाने में। बट अंदर बॉडी पढ़ेंगे तो विटनेस द पर्सन हु इज अनेबल टू स्पीक, कम्युनिकेट वर्बली, अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, तो वो विटनेस कहलाता है डीफ एंड डम विटनेस। मोस्टली डम विटनेस यूज होता है, और सेक्शन आप उसके लिए पढ़िए 125 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसके बाद में स्पाउस ऑफ पार्टीज इन सिविल केसेस। देखिए, जब सिविल केसेस की बात आएगी तो वहां पर वर्ड यूज हुआ है पार्टीज, और पार्टीज के स्पाउस, अगर पार्टी हस्बैंड है तो उसका स्पाउस वाइफ, और पार्टी अगर वाइफ है तो उसका स्पाउस हस्बैंड कंपीटेंट विटनेस होगा।
कोई ये नहीं कह सकता कि जी ये तो इसका हस्बैंड है या इसकी वाइफ है, ये तो इसके फेवर में बोलेगी ही बोलेगी, तो आप इसको कॉम्पिटेंट विटनेस मत मानिए। नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 126 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली मेंशन किया है कि जब सिविल केस की बात आएगी तो पार्टीज के जो स्पाउस हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, वो कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। लेकिन जब क्रिमिनल केस की बात आएगी तो फर्स्ट पार्टी तो उसमें प्रोसिक्यूशन होता है दोस्तों, और प्रोसिक्यूशन की वाइफ हो सकती है क्या, या प्रोसिक्यूशन का हस्बैंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी पार्टी कौन है? एक्यूज। तो एक्यूज की वाइफ या हस्बैंड हो सकता है। देन क्रिमिनल केसेस में ओनली एंड ओनली स्पाउस ऑफ पार्टी नहीं है, स्पाउस ऑफ एक्यूज है, अभियुक्त का जो पति या पत्नी, वो कंपिटेंट विटनेस होंगे सेक्शन 126 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन्हीं से कनेक्टेड एक वर्ड है रिलेशन विटनेस। अभी आपको देखने को मिल सकता है रिलेशन विटनेस, रिलेटिव है, वो एक विटनेस है। लेकिन इसी के साथ में आपको एक और नाम मिलेगा देखने के लिए, इंटरेस्टेड विटनेस, जिसका हितकारी है, वो एक पर्टिकुलर पार्टी का हित चाहता है, क्योंकि उसके हित में इस पर्टिकुलर पर्सन का कोई हित छिपा हुआ है, इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड का मतलब आप ऐसे ध्यान दीजिए कि जो रिजल्ट आना है, जो आउटकम आना है केस का, उस आउटकम में इंटरेस्टेड है वो व्यक्ति, और वो चाहता है कि ऐसा ही आउटकम आए तभी मुझे फायदा होगा। देन वो व्यक्ति जो चाहता है मुझे फायदा होगा, ये पर्टिकुलर आउटकम आने पे, उसको कहा जाता है इंटरेस्टेड विटनेस। अब देखिए, रिलेटिव विटनेस और इंटरेस्टेड विटनेस दोनों को आप एक साथ मत कर दीजिए, दोनों अलग अलग है। देखिए, रिलेटेड विटनेस में तो रिलेशन है कहीं ना कहीं, और जरूरी नहीं है कि इंटरेस्टेड विटनेस में कोई रिलेटिव ही हो, हस्बैंड या वाइफ हो, कोई दूर का व्यक्ति भी हो सकता है। मेरे साथ कोई सपोज बिजनेस करता है, और मेरे बिजनेस जब तक फलेगा फूलेगा, तो वो फलेगा फूलेगा, तो वो व्यक्ति को अगर आप लेकर आओगे तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा क्या मेरे केस जिताने में, क्योंकि वो केस मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। 100% वो चाहेगा कि इसका बिजनेस फूलेगा फलेगा, वो तब फूलेगा फलेगा जब ये केस जीत जाए, तो वो इंटरेस्टेड विटनेस है। ये सब विटनेस क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि जब रिलायबिलिटी चेक करनी होगी, ट्रस्टवर्दीनेस देखनी होगी, और जब इनकी सफिशिएंसी देखनी होगी, तो उस समय देखना होगा कि ये विटनेस कैसा है। उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट डिसाइड करेंगी कि ये इसको कंपिटेंट सारे हैं, कंपिटेंट होंगे, कंपिटेंट होने के बावजूद भी ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, वो किस टाइप का विटनेस है, उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा। इसलिए ये जानना जरूरी होता है कि विटनेस है किस तरीके का। तो सातवां टाइप विटनेस है इंटरेस्टेड विटनेस। आठवां मैजिस्ट्रेट और जज विटनेस। अब आप कहोगे कि मैजिस्ट्रेट और जज विटनेस तो विटनेस ही है ना? नहीं, देखिए, जज या मैजिस्ट्रेट को जब विटनेस बनाया जाएगा, तो कौन से फैक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए उसे कंपेल किया जा सकता है, कौन से फैक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, ये डिपेंड करता है कि वो विटनेस कौन है। तो जज और अगर मजिस्ट्रेट है, तो उन्होंने उनके कंडक्ट में एज ए जज उन्होंने जो कंडक्ट किया, उस कंडक्ट के बारे में, और एज ए जज कंडक्ट करते हुए उनकी नॉलेज में जो इंफॉर्मेशन आई है, उसको डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। हाँ, कंपेल किया जा सकता है, बट उस कोर्ट की परमिशन से कंपेल किया जा सकता है जिस कोर्ट के ये मैजिस्ट्रेट और ये जज सबॉर्डिनेट हैं। तो इसलिए इनको अलग कैटेगरी में रखना जरूरी है। सेक्शन 127 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप पढ़कर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं डिटेल में ये सेक्शन भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक आता है चाइल्ड विटनेस। भैया, बच्चा क्या गवाह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूं दोस्तों। एक केस है पोक्सो का, जिसमें केवल 3 साल की बच्ची है, 3 इयर्स ओल्ड, पोक्सो का केस है। इसकी छोटी सी स्टोरी ये है कि ये एक व्यक्ति जो एक्यूज है इसका, इस 3 साल की बच्ची को पार्क में लेकर जाता है और वहां इसको बेड टच करता है, और बाद में फिर इसे घर छोड़ देता है, घर के आसपास। और इसमें केस जब रजिस्टर होता है तो ये 3 साल की बच्ची कोर्ट में आती है। गवाही के लिए 3 साल की बच्ची को कोर्ट में बुलाया जाता है। तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब को यही चेक करना होता है कि क्या ये पर्सन है? हाँ,
बच्चा चाहे 3 साल का है, चाहे 1 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, 70 का है, 80 का है, 100 का है, सब कर सकते हैं। अब मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे ये चेक करके क्या ये इनकम्पिटेंट वाले पार्ट में तो नहीं आता है। देखिए जब कंपिटेंसी चेक करनी है तो सारे पर्सन कंपिटेंट हैं दोस्तों, कोई भी पर्सन इनकम्पिटेंट नहीं है। जब कंपिटेंसी चेक करनी है सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग, अभी आगे बताता हूं, पहले ये स्टोरी पूरी करता हूं। 3 साल की बच्ची जब कोर्ट में आई तो प्रोसीजर ये होता है दोस्तों, जब बच्चा कोर्ट में आएगा तो पहले उसको कोर्ट से फैमिलियर करा दिया जाए। ऐसे नहीं कि सीधे आइए विटनेस बॉक्स में खड़े होइए, ओथ लीजिए और आप शुरू हो जाइए क्वेश्चन पूछना। नहीं, उसको पहले फैमिलियर किया जाता है, उसको कुछ खाने पीने की चीजें दी जाती हैं, उसको टॉयज दिए जाते हैं, फिर उससे ऐसे ही 2-4 बातें करी जाती हैं। तो जज साहब ने पूछ लिया बच्चे से, बेटा क्या नाम है आपका? उन्होंने बता दिया मेरा नाम तो ये है। उसके बाद उसके पिताजी का नाम पूछा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? उन्होंने पापा का भी नाम बता दिया। जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन ने बताए थे वही नाम बच्चे ने बोले। उसके बाद फिर पूछा और 2-4 इधर-उधर की बातें, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं तो स्कूल जाती ही नहीं हूँ। कितने बहन भाई हैं? मेरा तो एक भाई है। मतलब जब वो कंफर्टेबल हो गई बच्ची, तब जज साहब ने उससे पूछा कि बेटा क्या आपको कोई व्यक्ति पार्क ले गया था? उन्होंने कहा हाँ, एक अंकल मुझे पार्क लेकर गए थे। फिर पूछा उनसे कि पार्क में कहाँ लेकर गए थे? तो बच्ची ने कहा कि झाड़ी में लेकर गए। अब देखिए 3 साल की बच्ची है और 3 साल की बच्ची अगर ये बोले कि झाड़ी में लेकर गए थे, तो आप अगर एक कॉमन सेंस के व्यक्ति हैं, प्रूडेंट पर्सन हैं, तो आप क्या सोच सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि डेफिनेटली वही होगा, बट आप क्या क्या सोच सकते हैं? यहाँ थोड़ा डाउट आ सकता है आपके माइंड में कि हो सकता है कि ये बच्ची ट्यूटर्ड हो। जो अभी आगे मैं एक नाम बताऊंगा, अभी ट्यूटर्ड विटनेस भी होता है। तो ऐसा लगता है देखने में, जैसे झाड़ी में बोला उन्होंने, बच्ची ने 3 साल की, तो लगता है कि शायद कहीं पढ़ा के तो नहीं भेजा है इसके माँ बाप ने, इसको ट्यूटर्ड करके तो नहीं भेजा है। पर चलो सुनना तो पूरा पड़ेगा, आपको भी मेरी पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। लाइक्स जरूर करते रहना, जो आगे अभी पीछे जिन्होंने लाइक नहीं किया है। मैं चाहता हूं जितने व्यू आए उतनी ही लाइक्स होने चाहिए आज की वीडियो पे। तो आगे पूछा कि बेटा उन अंकल ने फिर क्या किया आपसे? नहीं, पहले क्वेश्चन पूछा क्या बेटा आप बैड टच और गुड टच जानते हो? कह रही हाँ, मैं बैड टच गुड टच जानती हूँ। फिर उसके बाद पूछा कि बेटा उन अंकल ने क्या किया था वहां पर झाड़ी में आपके साथ? तो बच्ची ने बताया कि मुझे होठों पर किस किया था। अगेन 3 साल की बच्ची अगर कोई किस वर्ड बोलेगी तो एक प्रूडेंट पर्सन अगेन सोच सकता है कि ये बच्ची ट्यूटर्ड है। बट लिंक हो सकता है इधर भी हो सकता है इधर भी हो। अब क्वेश्चन आता है, जब बहुत सारी बातें ऐसे हो गई, तब फाइनली आता है आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन कि एक्यूज को विटनेस को दिखाया जाता है। क्या विटनेस इस एक्यूज को पहचान पाता है? तो यहां 3 साल की बच्ची को भी वो एक्यूज दिखाया जाना था। तो एक्यूज को दिखाया गया स्क्रीन पर, सामने नहीं दिखाया गया। एक्यूज स्क्रीन पर था और उससे पहले उससे पूछा गया बच्चे से कि क्या बेटा उस अंकल को आप पहचान लोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं पहचान लूंगी। देन उन अंकल को स्क्रीन पर दिखाया गया बच्चे को, बेटा ये कौन है? तो अब बच्चे ने पता है क्या किया, 3 साल के बच्चे ने उस व्यक्ति को स्क्रीन पर देखते ही 3 साल के बच्चे ने जज साहब को पूछा कि अंकल मैं इसको मारूं? ऐसे करके अंकल मैं इसको मारूं? और अंकल की परमिशन पूछी तो सही उस बच्चे ने कि मैं मारूं या ना मारूं, बट परमिशन आने का वेट नहीं किया और उसके हाथ में जो टॉफी खिलौने ये सारी चीजें उसके आसपास रखी हुई थी, सारी स्क्रीन पर फेंक फेंक कर मारनी शुरू कर दी उसने। ये जो व्यवहार अभी बच्चे ने किया, इस व्यवहार को देखकर आपको क्या लगता है या जज साहब क्या सोचेंगे?
यहां आता है कि किसी भी फैक्ट को चेक करना है कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है या नहीं, तो केवल एक सेक्शन है पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जहां पर कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के आधार पर मैजिस्ट्रेट साहब बिलीव करते हैं कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब देखिए कि यहां जो बच्चे ने ये ह्यूमन कंडक्ट किया, मुझे लगता है कि अगर इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, और जज साहब को भी यही लगेगा, आपको भी यही लगेगा, अगर इस व्यक्ति ने इस बच्चे के साथ सचमुच में बैड टच किया, तो हर एक बच्चा, कॉमन कोर्स यही है उस बच्चे के कंडक्ट का कि ऐसा उसको देखते ही उसे गुस्सा आ सकता है, बच्चे को कुछ और भी हो सकता है, जो इस बच्चे ने शो किया। अब इसके बच्चे का जो व्यवहार था, इस व्यवहार का एक पर्टिकुलर नाम है। क्या आपको पता है? क्या आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं आपको, इसका नाम है डिमीनियर। डिमीनियर, और हिंदी में बोलते हैं इसको भाव भंगी। उसका कैसा बिहेवियर था, कैसा कंडक्ट था, यह है डिमीनियर। और जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 315 पढ़ेंगे, तो वहां पर इसका मेंशन किया गया, इसका जिक्र हुआ। और किस तरीके से किया गया है कि कोर्ट्स को बोला गया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, कि जब आप किसी विटनेस को एग्जामिन कर रहे होंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि विटनेस का डिमीनियर कैसा है, और डिमीनियर जैसा भी है, अब आप उस डिमीनियर को नोट करेंगे, लिखेंगे, उसी की टेस्टिमनी लिखेंगे। एट दिस स्टेज, इस मामले में लिखा गया, एट दिस स्टेज द एक्यूज पर्सन वाज शोन टू द विटनेस थ्रू द स्क्रीन एंड द विटनेस, द चाइल्ड स्टार्टेड throwing the toys or toffees etc on the screen by saying uncle, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अंकल इस आदमी को मैं मारूं क्या। ये डिमीनियर था उस बच्चे का, और ये जज साहब ने रिकॉर्ड किया। और अब मैं ये कह सकता हूं कि ये बच्चे की एविडेंस है, 3 साल के बच्चे की, चाइल्ड विटनेस। ये इतनी जबरदस्त एविडेंस है, इतनी इंपॉर्टेंट और मेटेरियल एविडेंस हो जाती है कि शायद ही कोई बात होगी जो अब जज साहब के माइंड सेट को चेंज कर पाए कि हाँ, इस व्यक्ति ने इस 3 साल की बच्ची को बैड टच नहीं किया होगा। ऐसी शायद ही कोई बात रिकॉर्ड पर आए और वो शायद ही बरी हो पाए। तो चाइल्ड विटनेस हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप सेक्शन 124 पढ़ेंगे, तो जो ओपनिंग सेंटेंसेस हैं वो है ऑल पर्सन्स आर कंपिटेंट टू टेस्टिफाई। ऑल पर्सन्स, एक दिन से लेकर जितने भी साल का व्यक्ति हो, सब पर्सन्स, सब कंपिटेंट हैं। जब कंपिटेंसी की बात आती है तो सारे विटनेस, सारे पर्सन कंपिटेंट। तो कुल मिला के मैं और भी बहुत सारी बातें करूंगा दोस्तों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है विटनेस वाला, और इसके बाद ये मान लीजिए कि अब इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम खत्म हो जाएगा और हमारी एक लंबी जर्नी एंड होने वाली है। फिर हम दूसरे टॉपिक्स और दूसरे सब्जेक्ट शुरू करेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा एंड भारतीय न्याय संहिता। तो नेक्स्ट विटनेस देखिए, एक्सपर्ट विटनेस, जिसे कहते हैं विशेषज्ञ। अगर आप सेक्शन 45 देखेंगे, वहां पर एक्सपर्ट की डेफिनेशन दी गई है। देखिए क्यों अलग लिखा जा रहा है इनको, क्योंकि जब चाइल्ड विटनेस की बात आती है, जब आई विटनेस की बात आती है, जब किसी दूसरे विटनेस की बात आती है, तो अगेन उनकी रिलायबिलिटी चेक की जाएगी, उनकी सफिशिएंसी चेक की जाएगी। देखिए जो भी विटनेस होते हैं, विटनेस कोर्ट के सामने आकर क्या बोलते हैं? फैक्ट्स, फैक्ट्स बोलते हैं, जो उन्होंने अपनी सेंसेस से परसीव किया है, अपनी ज्ञान इंद्रियों से महसूस किया है, वो बोलेंगे। लेकिन एक्सपर्ट क्या करता है? एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन बताता है कोर्ट को, जबकि जो विटनेस आया है वो विटनेस अपनी ओपिनियन नहीं बता सकता। वो ये कह सकता है कि मैंने स्पॉट पर रेड कलर का कोई लिक्विड पड़ा देखा,
वो एक ब्लड था, या ये कहे कि मैंने ब्लड पड़ा देखा, ये एक फैक्ट है। लेकिन वो ये कहे कि ये ब्लड ह्यूमन का था, ये उसकी ओपिनियन है। या ये ब्लड एक एनिमल का था, ये उसकी ओपिनियन है। ओपिनियन नहीं दे सकता। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक तो विटनेस जनरल कंपिटेंट होता है, जनरल का मतलब एज ए पर्सन वो कंपिटेंट है या नहीं, और एक होता है स्पेसिफिक कंपिटेंसी, मतलब वो पर्टिकुलर फैक्ट को बोलने के लिए जो बात उसने मुंह से बोली कोर्ट के सामने, क्या उसको बोलने के लिए कंपिटेंट है? तो हाँ, इस बात को बोलने के लिए कंपिटेंट है कि मैंने स्पॉट पर ब्लड पड़ा देखा था, बट इस बात को बोलने के लिए कंपिटेंट नहीं है कि वो ब्लड ह्यूमन का था या वो एनिमल का था। क्यों? क्योंकि ये उसकी ओपिनियन हो गई, ये फैक्ट नहीं है। लेकिन यही बात एक एक्सपर्ट ने बताई कि वो जो स्पॉट से बताया जा रहा है कि ये ब्लड स्पॉट से उठाकर एक्सपर्ट के पास भेजा गया और उससे पूछा गया कि ये ब्लड ह्यूमन का है या एनिमल का है, तो एक्सपर्ट ने बताया कि ये ब्लड ह्यूमन का है। उसने फैक्ट नहीं देखा है, उसने फैक्ट स्पॉट पे नहीं देखा कि ये ब्लड वहां पड़ा हुआ भी था, नहीं पड़ा हुआ था। उसके पास जो ब्लड आया, उसने अपनी ओपिनियन बताई, अपनी नॉलेज एंड अपने एक्सपीरियंस के आधार। तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है, एंड ओपिनियन आर ऑलवेज वीक पीस ऑफ एविडेंस, कमजोर टाइप के साक्ष्य होते हैं। इसलिए हमको अलग से एक्सपर्ट विटनेस बनाना पड़ा। नेक्स्ट 11 नंबर, स्टॉक विटनेस। स्टॉक विटनेस, जो स्टॉक जानते हैं ना, आप एक शब्द सुना होगा आपने, स्टॉक पड़ा है, मेरे पास तो बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, यानी बार बार बहुत सारी चीजें मेरे स्टोर में पड़ी हुई है, स्टॉक मेरे पास पूरा है और मैं स्टॉक पूरा रखता हूं, खाली होता है तो और मंगा लेता हूं, खाली होता है और मंगा। कुछ विटनेसेस ऐसे होते हैं जो प्रोसिक्यूशन क्या करता है कि उन्हीं व्यक्ति को बार बार बुलाता है। अब वो बार बार गवाही कोर्ट में दे चुके हैं। देखिए, पहली बार कोई व्यक्ति कोर्ट में गवाही देता है तो वो डरता है, वो इतना फ्रेंडली नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति रोज कोर्ट में जा रहा है, उसे रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब वो समझ जाता है कि कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस ही मुझसे पूछे जाते हैं और इनके आंसर यही होते हैं। और जनरली उसको ये समझ आता है कि जब मैं फंस जाऊंगा तो मैं कह दूंगा अब मुझे याद नहीं। एक कॉमन सा है कि भाई आप 1 साल बाद पूछ रहे हैं मेरे से, तो जरूरी नहीं ना मेरी मेमोरी इतनी अच्छी हो सकती है। विटनेस की मेमोरी भी टेस्ट करते हैं जज साहब। तो स्टॉक विटनेस का मतलब जो बार बार गवाही देने के बाद उनको सब कुछ कोर्ट के बारे में पता चल जाता है कि क्या जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या उनके आंसर्स होते हैं। नेक्स्ट, मटेरियल विटनेस, इंपॉर्टेंट विटनेस कह सकते हैं, महत्वपूर्ण गवाह। महत्वपूर्ण गवाह का मतलब, अगर मान लो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, तो उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में जितनी भी चेन है, वो किसी ना किसी चेन को कंप्लीट करने का विटनेस है। या डायरेक्ट एविडेंस का केस है, तो वो फिर डायरेक्ट किसी फैक्ट को उसने अपनी इंद्री से परसीव किया है, अगर ज्यादा से ज्यादा और अच्छा कहें तो आंखों से उसने देखा है, अपनी आंखों से, आई विटनेस। मैंने आई विटनेस अलग लिखा है, लेकिन आप इसके साथ लिख सकते हैं आई विटनेस। नेक्स्ट है ऑफिशियल विटनेस। बहुत सारे, कोर्ट विटनेस, एक था प्रोसिक्यूशन विटनेस, एक था डिफेंस विटनेस, एक होता है कोर्ट विटनेस। प्रोसिक्यूशन विटनेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने बुलाया है उसको एग्जामिन करने के लिए। डिफेंस विटनेस इसलिए कह रहे हैं कि डिफेंस ने बुलाया है उसको एग्जामिन करने के लिए, वहां दो ही पार्टी है, लेकिन तीसरी पार्टी है कोर्ट। पार्टी नहीं कहेंगे तीसरी, लेकिन है वो कोर्ट। ना तो प्रोसिक्यूशन ने बुलाया ना डिफेंस ने बुलाया, लेकिन कोर्ट समझती है कि इस व्यक्ति को बुला के सुना जाना चाहिए, तभी जस्टिस हो पाएगा। तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को बुलाएगी। अब क्यों ये कोर्ट विटनेस बनाना पड़ा? क्योंकि प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिनेशन करने का तरीका अलग, डिफेंस को अलग और कोर्ट वाले को अलग। कौन एग्जामिनेशन करेगा, कौन क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, कौन री एग्जामिनेशन करेगा, इसलिए भैया ये नाम देने पड़ रहे हैं। तो आप भी इन नामों के, देखिए वीडियो अगर अभी आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो वीडियो को वापस करके जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट कर रहे होंगे। हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस का मतलब उसको हिंदी में या उर्दू में कहा जाता है मुकर गया जी गवाह। मुकर गया का मतलब, पहले उसने कुछ कहा था, अब उससे मुकर गया।
इसका मतलब जो पहले उसका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर आया हुआ है उससे मेटेरियली चेंज हो गया। जो मेटेरियल फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पर कुछ अलग ही बात कह दिया, तो कहते हैं कि वो हॉस्टाइल विटनेस है। अब अगेन क्यों जरूरत पड़ी हमें हॉस्टाइल विटनेस कहने की, जबकि नाम कहीं नहीं लिखा गया पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, नो वेयर द वर्ड हॉस्टाइल इज मेंशन, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हॉस्टाइल विटनेस की जो टेस्टिमनी है उसको चेक करने का कि इस पर कितना रिलाई किया जाए या ना किया जाए अलग है तरीका, उसका पैमाना अलग है। इसलिए हर विटनेस का पैमाना अलग है। कंपिटेंसी तो चलो कंपिटेंसी तो हो गई, उसके बाद ट्रस्टवर्दीनेस, रिलायबलनेस, सफिशिएंसी, इसका स्टैंडर्ड, ये सब चेक करने का। डेकॉय विटनेस, जब देखिए पुलिस प्रोएक्टिव होकर किसी ऑफेंस को रोकने के लिए, जनरली जैसे कि वो इमोरल ट्रैफिकिंग का होता है और करप्शन के होते हैं, तो कभी कभी क्या करती है पुलिस या प्रोसिक्यूशन एजेंसी, अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को एज ए कस्टमर बना के भेजते हैं। उसको बोलते हैं डकॉय विटनेस, वो बाद में विटनेस कन्वर्ट हो जाता है। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, आप समझ जाइए। एक होता है अटेस्टिंग विटनेस, डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, कानून कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को दो विटनेसेस से अटेस्ट किया जाना कंपलसरी है। तो अब ऐसे डॉक्यूमेंट पे वो जो दो लोग हैं जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को विटनेस किया है, दीज आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड अटेस्टिंग विटनेस। सेक्शन पढ़ेंगे आप 67, 68 एंड 70 में, आपको ये अटेस्टिंग विटनेस वर्ड यूज हुआ मिल जाएगा। ये आई विटनेस, वो मटेरियल विटनेस और इंपॉर्टेंट विटनेस के साथ आप लिख सकते थे। आई विटनेस का मतलब, देखिए मैंने अभी बोला कि कोई भी विटनेस कोर्ट में आके फैक्ट डिस्क्लोज करता है, और फैक्ट वो है जो किसी भी व्यक्ति ने अपनी 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से महसूस किया। इट मींस केवल आई विटनेस नहीं है, और आई विटनेस को चश्मदीद गवाह बोलते हैं। विटनेस तो जिसने कानों से सुना वो भी तो है, उसको जो भी नाम आप देना चाहें, जिसने जीभ से टेस्ट किया वो भी तो है, बट एक्चुअली आई विटनेस को सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट इन इशू को, विवादक तथ्य को उसने अपनी आंखों से देखा है और वो कोर्ट को बहुत अच्छे से बता सकता है। देखिए विटनेसेस को कोर्ट का आईज एंड ईयर कहा है जेरेमी बेंथम साहब ने, और बल्कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आईज एंड ईयर्स हैं, क्योंकि हर विटनेस फैक्ट बोलता है, और फैक्ट वो है जो पांचों इंद्रियों से महसूस किया जाता है, नॉट की आईज और ईयर से। तो मैं ये कहूंगा कि कोर्ट के वो आईज भी हैं, ईयर्स भी हैं, स्किन भी है, टंग भी है और नोज भी। विटनेसेस ही हैं जो कुछ हैं, क्योंकि कोर्ट तो कभी मौके पर गई नहीं होती, उसे तो विटनेसेस के थ्रू ही पता चलता है कि वहां पर क्या हुआ होगा, तो मुझे क्या डिसीजन देना चाहिए। तो आई विटनेस एक होता है प्रिविलेज्ड विटनेस, इनको कुछ विशेष अधिकार होते हैं कि आपको कोई कंपेल कर सकता है या आपको नहीं कर सकता है। एडवोकेट विटनेस, देखिए आप कह सकते हैं कहां से आ गया जी, मैंने इसलिए बोला है क्योंकि सेक्शन 133 बी ऐसे पढ़ेंगे तो वहां पर स्पेसिफिक लिखा है कि जब कोई एडवोकेट को ले जाती है पार्टी अपना एग्जामिन करने के लिए, तो उसको मैं एडवोकेट विटनेस बोल रहा हूं। अकम्प्लिस, अप्रूवर, सह अपराधी, तो सेक्शन 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है अकम्प्लिस इज अ कंपिटेंट विटनेस। इट मींस अकम्प्लिस, जिसको आप वादा माफ गवाह भी कहते हैं, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है दोस्तों, आप वीडियो देख सकते हैं 138, और जब 119 पढ़ाई थी तब मैंने ये पढ़ाया है। उसके बाद में रिलायबल और नॉन रिलायबल विटनेस यहां पर आ रहा है कि ये ऐसा विटनेस है कि इस पर रिलाई किया जाए या ना किया जाए, ट्रस्टवर्दी है या अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। तो ये भी एक टाइप हो सकता है विटनेसेस का। विटनेस ऑफ करेक्टर, सेक्शन 144 पढ़ेंगे तो वहां पर ये बताया गया है कि जो करेक्टर को जो करेक्टर को डिपोज करने वाले पर्सन होंगे वो विटनेस ऑफ करेक्टर कहलाएंगे, और इनका भी एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन हो सकता है। और देखिए फॉर्मल विटनेस, कुछ विटनेस ऐसे होते हैं कि जो फॉर्मेलिटी के लिए बने, उनका आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो ना करो कोई फर्क नहीं।
वो फॉर्मल विटनेसेस हैं। इनको कभी कभी ड्रॉप कर दिया जाता है प्रोसीडिंग्स में, और ड्रॉप कर दिया जाता है भाई टाइम बचाने के लिए, भाई इसको ड्रॉप कर। ट्यूटर्ड विटनेस, जो अभी मैं बच्चे के बारे में बता रहा था, ट्यूटर्ड विटनेस का मतलब है कि उसने एक्चुअल में तो कुछ भी अपनी इंद्रियों से परसीव नहीं किया है, लेकिन उसको पढ़ाया गया है कि तुम जब कोर्ट में जाओगे तो बोल देना मैंने अपनी आंखों से ऐसा देखा, तुम बोल देना मैंने अपनी नाक से ऐसा सूंघा, तुम बोल देना आपने मेरे कान से ऐसा सुना। तो क्या किया गया है, उसको ट्यूशन दिया गया है, उसको ट्यूटर्ड विटनेस है। उसके बाद में ओन विटनेस, खुद का मेरा विटनेस। देखिए क्यों बोला गया है ओन विटनेस, इसका भी एग्जैक्ट जिक्र है। मैं पार्टी हूं, मैंने ही बुलाया किसी विटनेस को, तो मैं उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करूंगा, मुख्य परीक्षा करूंगा उसकी। लेकिन कभी कभी मेरे ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट बोल गया मेरा विटनेस, तो अब उसका मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन, एक्चुअल में क्रॉस एग्जामिनेशन वर्ड यूज नहीं हुआ है कि मैं अपने ही विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता हूं, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं, जबकि प्रैक्टिस में बोला है ऐसा ही। बट आपको दोनों को डिफरेंशिएट रखना है कि लॉ में क्या लिखा है, प्रैक्टिस में क्या बोला जा रहा है। वहां पर लिखा गया है कि मेरा अपना विटनेस है, मैंने बुलाया था, मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट बोल गया है, तो अब मैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उससे वो क्वेश्चन पूछ लूं जो दूसरी पार्टी, एडवर्स पार्टी, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकती। ये नहीं है कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना। कुछ तो डिफरेंस होगा जो लेजिस्लेचर ने इस तरीके की लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की है। उसके बाद में ब्राइब्ड विटनेस, सेक्शन 158(20) उसकी क्लॉज 2 में लिखा है कि अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं कि ये जो विटनेस खड़ा है इसको तो ब्राइब किया गया है, इसको तो पैसे दे के लाया गया है, आप अगर ऐसा प्रूव कर पाते हैं तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इम्पीच हो जाती है। तो ब्राइब्ड विटनेस। और लास्ट में दोस्तों एक व्यक्ति में ऐसा बताना चाहूंगा कि पर्सन की कैटेगरी में आता है, कंपीटेंसी वाले पार्ट को कंप्लीट करता है 124 के, और साथ में इनकम्पीटेंसी वाले पार्ट को कंप्लीट नहीं करता। इट मींस ये पर्सन कंपीटेंट विटनेस हो सकता है। लेकिन सेक्शन 144, आई थिंक यहां पर ये 144 और ये 144 थोड़ा एक बार देख लीजिए। यहां पर बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट लेकर बुलाया गया, केवल डॉक्यूमेंट लेकर बुलाया गया था कि आप ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस कर दीजिए, वो व्यक्ति डॉक्यूमेंट लेकर आ गया, तो सेक्शन में लिखा गया है कि ये व्यक्ति केवल इस बात से विटनेस नहीं बन जाएगा क्योंकि इस व्यक्ति ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, इस बात से ये विटनेस नहीं बन जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया जाएगा, ये ऐसे व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता। इट मींस ये भी जानना जरूरी है कि कौन विटनेस नहीं हो सकता। तो एक तो वो व्यक्ति तो है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट मंगाए थे उससे, एज ए विटनेस उसको नहीं बुलाया गया था। ये नहीं कहा गया था कि आप आइए एज ए विटनेस और अपना स्टेटमेंट दीजिए, नो, ऐसे नहीं, उसे कहा था कि आप डॉक्यूमेंट ले आइए, तो वो डॉक्यूमेंट लेकर आ गया। तो अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अच्छा सॉरी, अभी एक बात और सुनिए कि अभी मैंने बताया एक पर्सन तो ये हो गया जो सेक्शन 144 बीएसए में लिखा है कि ये विटनेस नहीं होगा, लेकिन बात उठती है कि जो स्नीफर डॉग होगा क्या वो विटनेस हो सकता है? स्नीफर डॉग, स्नीफर डॉग आप जानते हैं कौन सा होता है? जो पुलिस को देखा होगा आपने कि भाई कोई क्राइम हो गया है तो तुरंत पुलिस एक कुत्ता लेके आगे 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 चलती रहती है, कुत्ता आगे आगे चलता है और पुलिस उसके पीछे पीछे चलती है। कुछ पर्टिकुलर कुत्ते होते हैं जो पर्टिकुलर स्मेल को सूंघ कर उस तक पहुंचने के लिए ट्रेंड किए जाते हैं। एक्सप्लोसिव वाले अलग, ह्यूमन वाले अलग, ब्लड वाले अलग, बहुत सारे अलग अलग ब्रीड होती है। ये कुत्ते ने सूंघ के बता दिया कि एक्यूज इधर गया है या डेड बॉडी वहां पर। तो क्या ये स्नीफर डॉग एज ए विटनेस बताया जा सकता है? फ्यूचर में चलकर क्या एआई, कोई एक एआई एजेंट तैयार कर दिया जाए, क्या वो कोर्ट में आकर अपना गवाही दे सकता है, विटनेस हो सकता है?
चैट जीपीटी क्या गवाह हो सकती है? आपको जवाब देना है लॉजिकली। और अब सुन लीजिए कि कौन गवाह हो सकता है, कौन गवाह नहीं हो सकता। इसका बिल्कुल क्लियर एंड बिल्कुल एकदम ब्लैक एंड व्हाइट जवाब है। और आप उतना समझेंगे, केवल उतना ही समझेंगे, तो आप जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। क्या तोता, पैरट कोई गवाह हो सकता है? दो पड़ोसी थे, एक बुजुर्ग और एक लेडी। दोनों का झगड़ा हो गया तो बुजुर्ग ने सोचा मैं इसको बदनाम करके छोड़ूं। तो बुजुर्ग ने एक तोता पाल लिया और इस तोते को रटा दिया कि जब भी वो सामने लेडी दिखे तो वो बोले उसको, तू बदचलन है, तू बदचलन है, तू बदचलन। अब वो लेडी परेशान हो गई, जब भी बालकोनी में आए तोता उसने अपनी बालकोनी में टांगा हुआ है, बोलना शुरू कर दे, चिल्लाना शुरू कर दे, तू बदचलन है, बदचलन। क्या ये तोता विटनेस हो सकता है? उस लेडी ने केस डाला इस व्यक्ति के अगेंस्ट डिफामेशन का। तो कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, मैं तोते को सुनूंगा। विटनेस का मतलब कोर्ट क्या कहती है, मैं विटनेस को सुनूंगा, मेरे सामने विटनेस को लाइए, वो बताएगा, उसको सुनने के बाद अंदाजा लगाऊंगा, मैं विश्वास करूंगा, वो प्रिज्यूम करूंगा कि ये हुआ होगा या नहीं हुआ। तो इस तोते को जब कोर्ट में बुलाया जाएगा तो क्या ये तोता एज ए विटनेस बुलाया जा सकता है कोर्ट में? इन सब बातों का जवाब आपको अभी मिलने वाला है। तो मैंने सबसे पहली जो कैटेगरी आपको बताई थी वो थी कंपिटेंट विटनेस और इनकम्पिटेंट विटनेस। और वो सेक्शन 124 में ही लिखे गए दोनों। जो फर्स्ट पार्ट है वो कंपिटेंट विटनेस की बात करता है, सक्षम व्यक्ति की बात कर, सक्षम गवाह की बात करता है। और उसके लिए लैंग्वेज है ऑल पर्सन्स आर कंपिटेंट टू टेस्टिफाई। सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे। एक एक वर्ड पर आपका फोकस होना चाहिए। उससे मीनिंग निकले या ना निकले, बट आपका फोकस जाना चाहिए, ऑल पर भी जाना चाहिए। मतलब ऑल मींस सभी, विदाउट एनी एक्सेप्शन। पर्सन मींस, अब आप बताइए, क्या स्नीफर डॉग इज पर्सन? नो। इज पैरट पर्सन? तोता कोई व्यक्ति है? नो। अगर कोई भी चीज, चाहे एआई एजेंट क्या पर्सन है, चैट जीपीटी क्या पर्सन है, और भी जो मर्जी आप नाम रख लो, तोता या कोई और भी नाम, क्या वो पर्सन है? अगर पर्सन है तो फर्स्ट पार्ट कहता है ऑल पर्सन्स आर कंपिटेंट टू टेस्टिफाई। उनको साक्ष्य, वो साक्ष्य दे सकते हैं, सभी पर्सन। इट मींस स्नीफर डॉग विटनेस नहीं हो सकता कभी भी। आपको बहुत ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। तोता विटनेस नहीं हो सकता, चैट जीपीटी, एआई विटनेस नहीं हो सकते। पर्सन में कौन कौन शामिल है? सारे मेल, सारी फीमेल। एज की बात करें तो चाइल्ड हो या ओल्ड एज पर्सन हो, चाहे बीमार व्यक्ति हो चाहे वो फिट पर्सन। मैंने स्पेसिफिकली आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनके थ्रू आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है, बट बीइंग माय व्यूअर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो क्या विटनेस नहीं हो सकता? अनफिट व्यक्ति है तो क्या कोई बीमार नहीं हो सकता, वो विटनेस नहीं हो सकता? हो सकता। ऑल पर्सन्स आर कंपिटेंट टू टेस्टिफाई, बट इसके आगे की क्लॉज है अनलेस वाली। देखिए, हाँ, इसमें कौन इंक्लूड नहीं है? कौन इंक्लूड नहीं है, कौन शामिल नहीं है? तो उसके लिए लिखा है एक्सेप्ट पर्सन्स, ऑल अदर थिंग्स जैसे एनिमल, बर्ड्स, etc आर नॉट इंक्लूडेड हियर। एक्सेप्ट पर्सन्स कौन शामिल है? केवल और केवल पर्सन शामिल है। इसलिए स्नीफर डॉग नो विटनेस, पैरट नो विटनेस, एआई नो विटनेस, चैट जीपीटी नो विटनेस। तो सबसे पहला स्टेप जज साहब को यह देखना होगा कि कोई जो मेरे सामने खड़ा है, इज दिस पर्सन? अगर क्वेश्चन है हाँ, तो वो कंपिटेंट विटनेस हो सकता है। अब जज साहब को एक दूसरा टेस्ट और करना है। जब तक दूसरा टेस्ट नहीं कर लेंगे तब तक फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं होगा कि वो विटनेस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा पार्ट है वो इनकम्पिटेंसी वाला है, और वो कहता है इन पर्सन्स में से मैं कुछ लोगों को बाहर निकाल दूंगा जो इनकम्पिटेंट कहलाएंगे। कौन, कैसे निकालेंगे? तो सेकंड पार्ट अनलेस से शुरू होता है, अनलेस फ्रेज है सेकंड पार्ट, और लिखा है कि इफ नहीं लिखा,
इफ नहीं लिखा है, बट वहां पर लिखा है द कोर्ट कंसीडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड मैंने रिपीट करके लिखा है और 2 कलर में लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि आपका इतना फोकस जाना चाहिए इसके ऊपर कि आप जब भी आंसर लिखेंगे, और आप मेरे व्यूअर हैं दोस्तों, तो आप प्रिवेंटेड वर्ड ही लिखेंगे। मैंने कितने लोगों को ये कहते सुना है कि अगर मैं थोड़ा सा पूरा कर दूं, दे आर प्रिवेंटेड, और कुछ आगे बातें लिखी हैं, उनको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस तरीके से लिखा है, इफ दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम आइदर ऑफ 2 थिंग्स। 2 बातों में से किसी भी बात के लिए रोक दिया जाता है। हु इज दे? दे कौन है? वो ऑल पर्सन्स जो लिखे थे, ऑल पर्सन्स आर कंपिटेंट टू टेस्टिफाई। उन पर्सन्स को लिखा है कि अगर वो व्यक्ति दे आर प्रिवेंटेड, अगर उनको रोक दिया जाता है, इस पॉइंट पर बहुत फोकस रखना, उनको रोका जाता है। किस बात से रोका जाता है? 2 बातें हैं और दोनों में से किसी भी एक बात के लिए अगर रोक दिया तो फिर वो कंपिटेंट विटनेस नहीं होगा, वो फिर इनकम्पिटेंट विटनेस की कैटेगरी में चला जाएगा। अब उसने रोका तो है 2 बातों में से किसी भी एक बात के लिए, लेकिन किस तरह से रोका जाए? तो वहां लिखा है 5 रीजंस हैं, 5 कारण हैं। इन 5 कारणों में से किसी भी एक कारण के कारण उस व्यक्ति को रोका जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है, इन दोनों में से कुछ भी एक बात के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा ये 2 बात कौन सी हैं और ये 5 रीजंस कौन से हैं। तो पहली बात है, दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पुट टू देम बाय 5 रीजंस। किस बात के लिए रोका जा रहा है? उनको रोका जा रहा है कि वो क्वेश्चन नहीं समझ सकें। उनको रोका गया है कि वो क्वेश्चन ना समझ पाए, जो क्वेश्चन उनके सामने रखा जाता है, प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे। लेकिन किस कारण नहीं समझ पा रहे? वही 5 कारणों की वजह से। उन 5 में से किसी भी एक कारण की वजह से अगर वो व्यक्ति रोका जा रहा है, सक्षम नहीं है, ऐसा मत बोल देना कि कोई व्यक्ति अगर क्वेश्चन समझने में सक्षम नहीं है तो वो इनकम्पिटेंट विटनेस होगा, ऐसा नहीं बोलिए भैया कभी भी। आप प्रिवेंटेड वर्ड लिखा है तो इट मींस उसको रोका जा रहा है। आप प्रिवेंटेड का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो उस व्यक्ति को रोक रहा है क्वेश्चन समझने से। वो 5 रीजन क्या होंगे क्वेश्चन समझने से कैसे प्रिवेंट करेंगे वो बताऊंगा, बट पहला है कि वो प्रिवेंट कर दिया गया क्वेश्चन समझने से इन 5 बातों के कारण, 5 में से किसी एक के कारण। अगर मान लो क्वेश्चन तो वो समझ जाता है, इन 5 बातों में से कुछ नहीं था इसलिए वो क्वेश्चन तो समझ गया, जो रोका नहीं गया। हाँ, क्वेश्चन समझने के बाद दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन यहां रखे गए थे इस व्यक्ति के सामने, उनका आंसर, रेशनल आंसर देने में, आंसर देने का मतलब कुछ भी दे दे, आंसर तो दे दिया, बट क्या वो रेशनल आंसर है, तार्किक लॉजिकल आंसर है? लेकिन उसको लॉजिकल आंसर देने से रोका जा रहा है, प्रिवेंटेड अगेन। कौन रोक रहा है? वही 5 में से कोई एक कारण है जो उसको सही आंसर देने से रोक रहा है, और ये क्वेश्चन समझ आ जाने के बाद। अगर पहला ही पॉइंट पूरा नहीं हुआ तो दूसरे पर जाने की जरूरत ही नहीं, दूसरे पर जाने नहीं दिया जाएगा। जब पहली पॉइंट पूरा हो जाएगा देन दूसरा चेक किया जाएगा क्या ये रेशनल आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वही बच्चा हम ले लें, अगर उसको क्वेश्चन पूछा जाता कि तुम बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, वो कहे मैं तो 2nd क्लास में पढ़ती हूँ, जबकि वो बच्चा 3 साल का है और स्कूल जाता ही नहीं। इट मींस उसको क्वेश्चन तो समझ आ गया कि पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, बट उसने रेशनल आंसर नहीं दिया, तो उसको जज साहब कह सकते थे कि इसको कंपिटेंट विटनेस नहीं है, मैं इसे एग्जामिन नहीं करूंगा। अब वो 5 बातें कौन सी हैं जो क्वेश्चन समझने से रोकती हैं, और अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो रेशनल आंसर देने से रोकती हैं। वो 5 बातें हैं। बाय रीजन ऑफ टेंडर एज, कम उम्र के कारण ऐसा हो रहा है। कम उम्र है जो उसको नहीं समझने दे रही है क्वेश्चन को, या एक्सट्रीम ओल्ड एज है। एक्सट्रीम वर्ड आप जरूर लिखेंगे। ओल्ड एज तो हो सकती है, 60 को भी आप ओल्ड एज कह सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद 75 के बाद भी आप ओल्ड एज कह सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम ओल्ड एज
ये एक्सट्रीम ओल्ड एज ऐसा फैक्टर है जिसके कारण वो व्यक्ति या तो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है, अगर क्वेश्चन समझ गया तो उसका रैशनल आंसर देने से रोक रही है ये एक्सट्रीम ओल्ड एज, रोक रही है। तीसरा, डिजीज ऑफ बॉडी, जो शारीरिक कोई बीमारी है ये रोक रही है उसको क्वेश्चन समझने से, या क्वेश्चन समझ गया तो उसका रैशनल आंसर देने से। सिमिलरली माइंड की डिजीज, मानसिक बीमारी है कोई, वो रोक रही है उसको क्वेश्चन समझने से या रैशनल आंसर देने से, या फिर कोई इसी प्रकार का कोई और कारण है, इसी प्रकार का कोई और कारण है, कॉज ऑफ सेम काइंड, किसी और प्रकार का नहीं, इसी प्रकार का कोई और कारण है जो इसको क्वेश्चन समझने से प्रिवेंट कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन समझ रहे हैं तो रैशनल आंसर देने से प्रिवेंट कर रहे हैं, देन कहा जाएगा कि ये व्यक्ति अब इनकम्पिटेंट विटनेस होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन कि इन 5 में से मान लो कोई छठी चीज आ जाती है और वो इस व्यक्ति को प्रिवेंट कर रही है क्वेश्चन समझने से, वो इस व्यक्ति को रैशनल आंसर देने से प्रिवेंट कर रही है, तो क्या वो इनकम्पिटेंट विटनेस होगा? इसका जवाब है नहीं, वो इनकम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा, वो कम्पिटेंट विटनेस होगा। मान लीजिए कोई गैंगस्टर है, उसके अगेंस्ट गवाही देने के लिए एक व्यक्ति को लेके आया प्रोसिक्यूशन, गैंगस्टर ने उसको धमका दिया, तो क्या वो टेंडर एज के कारण, अब वो धमकाने के कारण क्या हुआ है, डरा हुआ है, और डरा हुआ है तो उससे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जानबूझ के इंटेंशनली क्वेश्चन कोई नहीं समझ रहा है, अगर क्वेश्चन समझ गया तो उसका रैशनल आंसर नहीं दे रहा है। अगर केवल आप इतना समझें कि क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है और रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा है तो इनकम्पिटेंट विटनेस होगा, गलत आंसर होगा। ऐसा करने से केवल 5 चीजें रोकती हों, छठी नहीं होनी चाहिए। और छठी है, मान लो गैंगस्टर ने उसको धमका दिया, डरा दिया, तो क्या टेंडर ईयर में आता है? छोटी उम्र का है नहीं, 40 साल का है सपोज व्यक्ति, क्या वो एक्सट्रीम ओल्ड एज है? नहीं है, ये भी निकल गया। क्या वो डिजीज ऑफ बॉडी है, उसके शरीर में कोई बीमारी है क्या? नहीं। क्या डिजीज ऑफ माइंड है क्या? नहीं। क्या इसी तरीके का कोई और कारण है क्या जो उसको क्वेश्चन समझने से रोक रहा है या रैशनल आंसर देने से रोक रहा है? कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है इन 5 में से, इट मींस वो व्यक्ति स्टिल कॉम्पिटेंट विटनेस है, और अगर वो जानबूझकर क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहा है, रैशनल आंसर नहीं दे रहा है, तो उसको कंपेल किया जा सकता है, और फिर भी अगर वो झूठे आंसर देता तो उसके खिलाफ झूठी गवाही देने का केस चलाया जा सकता है। ये है प्रिवेंट समझने का तरीका। आप ऐसा ना समझ लें कि कोई व्यक्ति क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है, रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा है तो वो इनकम्पिटेंट विटनेस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये चेक करना। अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि इस बात को पता कौन करेगा कि वो व्यक्ति इनकम्पिटेंट है? क्वेश्चन कौन रखेगा, कौन उसके आंसर लेकर चेक करेगा कि इसको ये 5 बातें प्रिवेंट कर रही है या नहीं कर रही है? हु विल डिसाइड? तो जज, कोर्ट विल डिसाइड। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? कि जब आप अनलेस के बाद पढ़ेंगे, ऑल पर्सन्स आर कंपिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स दैट they are prevented from understanding the question, or they are prevented from giving rational answer to those questions by the reason of tender year, by reason of extreme old age, by reason of disease whether body or mind, or by reasons of other cause of same kind. कौन डिसाइड करेगा? हु विल डिसाइड? द कोर्ट विल डिसाइड। कोई पार्टी नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये विटनेस कंपिटेंट है या नहीं है। हाउ टू चेक? कैसे चेक होगा? तो उसको क्वेश्चन रखिए, क्या वो क्वेश्चन समझ पा रहा है? 2 ही तरीके हैं चेक करने के, तीसरा तरीका नहीं है। उसको क्वेश्चन रखिए, क्या वो क्वेश्चन को समझ रहा है? अगर समझ रहा है तो फिर चेक करिए उसका आंसर क्या रैशनल दे रहा है। अगर रैशनल दे रहा है तो फिर वो कंपिटेंट है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ रहा है तो चेक करिए किस कारण से नहीं समझ रहा है, उन 5 में से एक है क्या? अगर क्वेश्चन समझ गया, रैशनल आंसर नहीं दे रहा है, तो चेक करिए क्या चीज है जो उसको रैशनल आंसर देने से रोक रही है। तो क्या इन 5 में से कोई एक चीज है क्या? यही तरीका है चेक करने का कि हु इज कॉम्पिटेंट विटनेस। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई अनसाउंड माइंड व्यक्ति है
क्या वो व्यक्ति कंपिटेंट विटनेस हो सकता है? अगेन आपका टेस्ट वही रहेगा, कंपिटेंट विटनेस को चेक करने का टेस्ट वही है। उससे क्वेश्चन पूछिए, क्या वो क्वेश्चन समझ रहा है? अगर क्वेश्चन समझ रहा है तो चाहे वो अनसाउंड माइंड है, चाहे वो पागल है, चाहे वो बुढ़ा है, चाहे जो भी है, तो पहला टेस्ट उसने पास कर दिया अगर वो क्वेश्चन समझ रहा है तो इसमें भी आपको वही टेस्ट लगाना है। पहला टेस्ट पास, उसको क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन को समझ गया। अब दूसरा टेस्ट, तो उस क्वेश्चन का आंसर आने दीजिए। जब उसका आंसर आया, नाउ यू चेक क्या ये रेशनल आंसर है उस क्वेश्चन का। अगर ये रेशनल आंसर है तो दूसरा टेस्ट भी पास, और दोनों टेस्ट पास, तो वो चाहे अनसाउंड माइंड है, वो चाहे ल्यूनेटिक है, वो चाहे जिस कैटेगरी का पर्सन क्यों ना हो, बट पर्सन। पहली बात पर्सन, ये दो टेस्ट, दोनों टेस्ट पास, मींस द पर्सन इज कंपिटेंट विटनेस। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए घुमा फिरा के, ये तीन बात आप चेक कर लीजिए, आपका जवाब सही हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि विटनेसेस कितने प्रकार के होते हैं, कंपिटेंट विटनेस और इनकम्पिटेंट विटनेस डिटेल में आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों हम इन वीडियोस को, हम इन जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, सेक्शंस पढ़ेंगे, भाई डिटेल में पढ़ेंगे, जल्दबाजी मत करना प्लीज। जब आपने इतने दिन पेशेंटली आपने मेरी वीडियोस को देखा है, तो अभी कुछ वीडियोस को और पेशेंटली देख लीजिए, आप डेफिनेटली दूसरे लोगों से अलग हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय